हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 7 अप्रैल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी से एक टीवी इंटरव्यू में ये पूछा गया कि जो अभी रिसेंटली जो यूके बेस्ड न्यूज़पेपर है द गार्जियन, उसने जो रिपोर्ट पब्लिश किया था कि इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर दी थी टू किलिंग ऑफ 20 पीपल इन पाकिस्तान। ऐसा कहना है द गार्जियन पेपर का, जो कि यूके का पेपर है, जो ऐसा बोलती है कि इसी ये पेपर क्लेम करती है कि अब इंडिया का जो जो एजेंसी है वो पहले जो रसिया का केजीबी हुआ करता था और अभी इजराइल का जिस तरह से मुसाद है उस तरह से काम कर रही है कि जो उनके कंट्रीज के लिए खतरा है या जो उनके कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनको कहीं पे भी ढूंढ करके मारना। ये पहले काम करती थी केजीबी और अभी के हिसाब से करता है मुसाद। तो ऐसा काम कर रही है अब इंडियन एजेंसी। इंडिया भी इन्हीं से इन्फ्लुएंस हुआ है। तो ये ऐसा रिपोर्ट पब्लिश किया गया था द गार्जियन के द्वारा, जो कि यूके का पेपर है। तो इसी रिपोर्ट को कोट करते हुए अभी टीवी इंटरव्यू नेटवर्क 18 के साथ जब इंटरव्यू दे रहे थे राजनाथ सिंह से, उनसे पूछा गया कि क्या 20 टेररिस्ट को मारा है। तो उसके जवाब में राजनाथ सिंह जी ने बोला कि कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे या यहाँ पर आतंकवादी हरकतें करेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भागकर पाकिस्तान में जाएंगे तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। ऐसा अभी टीवी इंटरव्यू में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बोला। तो ये रिपोर्ट, ये 20 टेररिस्ट को मारा है ऐसा इस पे हाँ ना कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके जवाब में ये जवाब देना था राजनाथ सिंह जी का। तो अब ये जवाब आया तो पाकिस्तान इन राजनाथ सिंह के जो रिमार्क्स है उसको कंडेम किया और ये बोला कि ये प्रोवोकेटिव है। तो ऐसा पाकिस्तान इस पर रिएक्ट करते हुए ऑफिशियली रिएक्ट किया कि ये गलत है और ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है जो कि कंट्री नेबरिंग कंट्रीज के लिए और ये रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा बोलना था पाकिस्तान का। अगर हम गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस की बात करें तो गवर्नमेंट जो है इस रिपोर्ट को फॉल्स और मैलिशियस बताया है और डिनाई किया है ऐसा कोई भी आरोप कि इंडियन गवर्नमेंट जो है सो मुसाद की तरह काम कर रही है और किसी भी कंट्री के टेरिटरी में किलिंग करवा रही है। तो अगर 20 लोगों का या कितने भी लोगों का अगर दूसरे देश में किलिंग हुआ है तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं है। ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना है। इससे पहले भी पिछले साल कनाडा और पन्नू के केस में यूएसए ने भी भारत पे ये आरोप लगाया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है सो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग करवा रही है। तो लेकिन उसके जवाब में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कहा था कि अगर आपके पास कोई भी वैसा एविडेंस है तो हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। और इंडिया का ऐसा कोई स्टांस नहीं है कि दूसरे देश में, और ऐसा पॉलिसी नहीं है कि दूसरे देश में जाकर के किलिंग करवाने का। तो ये हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल और गवर्नमेंट का स्टांस है रिगार्डिंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स। तो ये अभी रिपोर्ट पब्लिश हुआ था और अभी पता है कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है इंडिया में। तो अभी इंटरव्यू के दौरान ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग कंट्रीज: सूडान, इजिप्ट, ओमान, इरित्रिया एंड इथोपिया। तो इन 5 देश में से कौन कौन सा देश है जो कि लाल सागर रेड सी से बाउंड्री शेयर करते हैं? एनी टू, एनी थ्री, एनी फोर या ऑल ऑफ द अबव? यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एनी थ्री। सूडान, इजिप्ट एंड इरित्रिया, ये 3 देश जो हैं जिनका लाल सागर के साथ बॉर्डर शेयर होता है। अगर हम मैप में देखें तो ये है अपना प्यारा भारत और यहाँ है लाल सागर रेड सी। तो ये देखिए सूडान के साथ बॉर्डर शेयर होता है, इजिप्ट के साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर होता है, सऊदी अरेबिया, ये यमन है, यहाँ पे एक छोटा सा देश है जिबूती और ये इरित्रिया। तो ये 5 देश के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है लाल सागर का। और ये जो गल्फ है इसको गल्फ है ये गल्फ ऑफ एडन है और यहाँ ये अरेबियन सी। तो ये मैप को ध्यान रखिएगा, ये है रेड सी से रिलेटेड। इसको बोलते हैं स्वेज कैनाल।
जो कि मेडिटेरेनियन को रेड सी से जोड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, विथ रेफरेंस टू द कृत्रिम एआई कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इट इज सपोज टू परफॉर्म टास्क इन वेरियस इंडियन लैंग्वेज। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट यूजेस नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, a component of AI to understand the nuances of human language. Which of the following statement is or are correct? तो इन स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन ऑफ द अबव? यहाँ पे सी, बोथ, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये जो अभी ओला के द्वारा, जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में काम करती है ओला, उसने अभी एक कृत्रिम एआई लॉन्च किया है, जो कि इनका कहना है, ओला का क्लेम है कि ये इंडियाज ओन एआई है। जैसे चैट जीपीटी है, उसी तरह से ये इंडिया का अपना एआई है। कृत्रिम जो है से कई एक भाषाओं में काम करती है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, तमिल और डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज में ये वर्क करती है। लगभग 10 लैंग्वेज में ये काम करती है। वहीं अगर बात करें तो ये नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के तहत काम करती है, जो कि एक कंपोनेंट है एआई का, टू अंडरस्टैंड द नुहांसेस ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो इंडिया का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए और इंडिया का जो ह्यूमन लैंग्वेजेज़ हैं, उनको समझने के लिए ये नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के तहत काम करती है। तो ये अभी ओला के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, तो उसी से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ साइन्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट फॉर द गुलसुंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका। ग्यालसंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये सी, भूटान, ये भूटान में है ग्यालसंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने भूटान गए थे, तो वहां पे इसका सेकंड सेकंड ट्रेंच जो है से 500 करोड़ का फिर से पैसा दिया है भूटान को। ये 2023 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। उस वक्त भी इंडियन गवर्नमेंट फर्स्ट बार 500 करोड़ से मदद की थी भूटान को, और अभी सेकंड इसी के तहत 500 करोड़ और दिया गया है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का मेन एम है टू एम्पावर द यूथ ऑफ भूटान। जो भूटान के यूथ है उनको एम्पावर करना और ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना फॉर कंट्रीज फ्यूचर। तो इसका मेन प्रोजेक्ट का यही एम है। इंडिया इस प्रोजेक्ट के तहत 2 बिलियन इन्वेस्ट करने का वादा किया है भूटान को। 2023 में प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। इसके तहत 1 ईयर, 1 साल के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स चलाए जाएंगे फॉर द यूथ ऑफ भूटान, जिसमें 3 महीने का बेसिक जो है मिलिट्री एक्सरसाइज प्रोवाइड किया जाएगा और वह 8 महीने के लिए टेक्निकल स्किल सिखाए जाएंगे यूथ को और ट्रेनिंग दिया जाएगा रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर एंड डिफरेंट फील्ड, ताकि वो सेल्फ रिलायंट हो सके। तो ये काम है इस प्रोजेक्ट के तहत, और इसमें हम जो है से इंफ्रास्ट्रक्चर से भी रिलेटेड डेवलपमेंट करेंगे भूटान में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिया और भूटान के रिलेशन के लिए, ग्यालसंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, विथ रेफरेंस टू द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। सेकेंड है, डीज ग्रीन हाइब्रिड टग्स विल बी पावर्ड बाय ग्रीन हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम। थर्ड है, इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग वाज इनॉग्रेटेड इन अहमदाबाद। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एनी टू, क्योंकि ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ये अहमदाबाद में नहीं बनाया गया है, गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है, वहां पे सबसे पहला इसको बिल्ड किया जा रहा है। अगर हम इस प्रोग्राम के बारे में बात करें तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका
टारगेट है, एम क्या है कि हम ग्रीन शिप बिल्डिंग में 2030 तक ग्लोबल हब बने। तो ये इसका टारगेट है अंडर द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। इसके तहत जो है सो ग्रीन हाइब्रिड टग बनाएंगे जो कि ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल करेगी, जैसे मिथनॉल, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। तो ऐसा हम लोग ग्रीन टग बनाएंगे और ये ग्रीन हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम पे काम करेगी। और सबसे पहला इंडिया का पहला नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग जो है से हरियाणा गुरुग्राम में बनाया गया है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और इसका सबसे पहला जो टारगेट है कि हम 50% जो है से ग्रीन टग जो है सो उसको कन्वर्ट कर दे इनटू ग्रीन टग बाय 2030। अगर हम टग की बात करें तो टग ये छोटा शिप होता है, टग बोट। और टग जो है से मैरीन वेसल होता है जो कि मैनूवर करने में मदद करती है बड़े वेसल को, by pushing or pulling them with direct contact और टो लाइन। अगर आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो पनामा कैनाल है, तो वहां पे जब बड़े शिप उस कैनाल से जब गुजरते हैं तो वहां पे इन टग का इस्तेमाल किया जाता है, छोटे टग का, ताकि बड़े शिप जो है से इजिली मैनूवर नहीं करते हैं। और छोटा जो कैनाल होता है उनका एरिया कम होता है, तो उनको ये पुश एंड पुल करके मैनूवर करवाते हैं और उनको पुल कर और कैनाल को क्रॉस करने में मदद करते हैं। तो ये काम होता है टग का। तो ये जो छोटे जो कम स्पेस का जो वाटर बॉडीज है उनमें मैनूवरिंग के लिए इनको यूज किया जाता है। तो ये इस प्रोग्राम के तहत इंडिया का जो टारगेट है, ताकि हम सारे जो टग्स हैं, टग बोट हैं, उनको हम ग्रीन ग्रीन एनर्जी से ऑपरेट करें। तो ऐसा अभी इस प्रोग्राम का टारगेट है। तो ये जो हम दो जो ये इंडिया का जो ग्लोबल कमिटमेंट है कि 2070 तक हम नेट कार्बन एमिशन में जीरो जीरो नेट हो जाएंगे, तो उसमें भी ये मदद करेगी। और दूसरा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल नंबर 14, जिसमें लाइफ बिलो वाटर की बात की जाती है। तो जब हम शिपिंग इंडस्ट्री को जितना और हम ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करेंगे, तो ये जो ओशियन है वो और पॉल्यूशन फ्री होगा। तो ये हम गोल नंबर 14 भी अचीव करने में मदद करेगी। तो ये है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिकल सेल अनीमिया। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर विच अफेक्ट द रेड ब्लड सेल। सेकेंड है, इट ऑल्सो लीड टू पुअर ब्लड ऑक्सीजन लेवल एंड ब्लड वेसल ब्लॉकेज काउजिंग टिश्यू डेथ। एंड थर्ड है, इन द यूनियन बजट ऑफ फिनेंशियल ईयर 2023-24 इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च अ मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल अनीमिया बाय 2047। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को हम एलिमिनेट करने का टारगेट है। तो बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सी, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर हम सिकल सेल अनीमिया के बारे में बात करें, तो ये इनहेरिटेंट एंड जेनेटिक इन नेचर होता है। मतलब ये खानदानी चलता है, जेनेटिक इन नेचर होता है, क्योंकि और इसका जो बर्थ के दौरान ये माता पिता से ट्रांसमिट होता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया है। और इसमें जो है सो रेड ब्लड सेल है, उसका जो शेप है क्रेसेंट शेप का हो जाता है। जैसे रेड ब्लड सेल इस तरह का होता है, तो सिकल सेल एनीमिया में ये क्रेसेंट शेप का हो जाता है रेड ब्लड सेल। और ये जो रेड ब्लड सेल का लाइफ लगभग 120 दिन है, तो ये प्री मैच्योर डेथ करता है और जो हमारे आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज क्रिएट करता है। और प्री मैच्योर डेथ होने के कारण रेड ब्लड सेल काउंट भी कम हो जाती है, जिसके कारण हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। पुअर ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी इसी के कारण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इंडिया जो है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कई एक एफर्ट लगा रही है ताकि हम सिकल सेल डिजीज से को प्रिवेंट कर सके। और इंडिया का एक टारगेट भी है कि 2047 तक हम इसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर दें। तो यूनियन बजट में 2023-24 में भी इसके लिए अलॉटमेंट दिया गया है। और इस बजट से पहले भी सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड 2016 में भी ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और गाइडलाइन बनाया गया था, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज, तो इसके लिए और सिकल सेल एनीमिया के लिए बनाए गए थे। और वहीं 22 जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है उनमें ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस से रिलेटेड
प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं पहले से भी, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके काम कर रही है ताकि हम सिकल सेल एनीमिया को प्रिवेंट कर सकें। अगर इसका हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला तो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा ये पूरी तरह से तो ठीक नहीं होएगा, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके द्वारा। और सेकंड है, एक मेडिसिन है हाइड्रोक्सी यूरिया। तो ये जो है से सिकल सेल एनीमिया डिजीज में जो पेन होती है उससे रिलीफ प्रोवाइड करती है, और कुछ जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है उससे भी हमें बचाती है ये हाइड्रोक्सी यूरिया। तो ये भी प्रिवेंशन के लिए, ना कि ये क्योर है। अगर हम क्योर की बात करें तो अभी तक एक ही क्योर है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और दूसरा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो ये ट्रीटमेंट है सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड। अगर हम ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं तो ऐसा क्या है कि ट्राइबल पॉपुलेशन में ये देखा गया है कि सिकल सेल एनीमिया ज़्यादा होती है। लगभग 1 टू 1 से 40% के आसपास ये वैरी करता है फ्रॉम डिफरेंट ट्राइब्स। तो अगर हम मध्य प्रदेश का केवल अगर बात करें तो 45 जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, उसमें 27 डिस्ट्रिक्ट जो है सिकल सेल एनीमिया बेल्ट इन्हें कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि 10% से 33% तक लोगों जो हैं ट्राइबल पीपल वो अफेक्टेड हैं सिकल सेल एनीमिया से। तो यही ट्राइबल पीपल में थोड़ा ज़्यादा ये डिजीज़ होता है। तो उनको बचाव के लिए भी पहले से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और स्क्रीनिंग ये सब किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट जो है 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरह से एलिमिनेट करने का टारगेट लेकर चल रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, विथ रेफरेंस टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इट इज ए स्टेचुटरी पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी अंडर द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। दूसरा है, इट एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर कंसर्निंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। थर्ड है, इट प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द स्टेट बोर्ड। तो बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सी सही है, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बात करें तो ये स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनाया गया था 1974 में, और एक्ट था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। उसके बाद इसको एक और पावर दिया गया रिलेटेड टू एयर, और एक एक्ट पास किया गया, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो ये दो एक्ट के तहत वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये काम करती है। वहीं अगर प्रोवाइड करें तो ये टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, और इसे एक और एक्ट पास करके स्पेशल पावर दिया गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत भी ये काम करती है। वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन से रिलेटेड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए काम करती है और गाइडलाइन रिलीज करती है। तो ऐसा ये काम है सेंट्रल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड का। अगर इसका हम देखें तो ये जो है स्टैंडर्ड सेट करती है रिगार्डिंग स्ट्रीम, जो नदी है, वेल्स है, उसका कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेशन प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को कि कैसे उसे साफ रखा जाए और उससे कैसे प्रिवेंट किया जाए फ्रॉम पॉल्यूशन। और दूसरा है कि ये गाइडलाइन भी रिलीज करती है रिगार्डिंग स्वेज एंड ट्रेड एफ्लुएंट। तो स्वेज रिलेटेड, और स्वेज जो कि कूड़ा है उसको किस तरह से डंप किया जाए, और उसके लिए भी ये गाइडलाइन रिलीज करती है। अगर अदर फंक्शन की बात करें तो ये ऑटो फ्यूल का क्वालिटी, जो फ्यूल क्वालिटी है उसको भी सेट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ही किया जाता है। इमिशन स्टैंडर्ड, जो व्हीकल का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है रिगार्डिंग इमिशन, वो सारा कुछ इन्हीं के द्वारा सेट किया जाता है। और नॉइज लिमिटेशन, जो डीजल इंजन हो या बाइक हो, इसका नॉइज लिमिटेशन भी ये सीपीसीबी के द्वारा ही सेट किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है और रिगार्डिंग सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड।
तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।